तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की, जिसमें अपन कार्बन चैप्टर पढ़ें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज जो बेटा हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है और इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब अपना कोचिंग का बैच स्टार्ट हो गया है। जितने लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं सबके सब आज शाम तक ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया आप लोग फ़ोन से बात कर लेंगे सर से और आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और आज के बाद मतलब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका डेमो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और आज के बाद ये जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगा, मतलब सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो लोग अपने कोचिंग में रजिस्टर्ड हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मतलब कार्बन के बारे में अपन समझेंगे बेटा। कार्बन के बारे में अपन समझते हैं कि कार्बन के बारे में क्या क्या अपन ने उस बार जब अपन ने वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा था तो आपने देखा था कार्बन के साथ क्या दिक्कत थी, कार्बन में ऐसा क्या हुआ था। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आप सबको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और वैलेंसी का मतलब आपको मैंने बताया था, वैलेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन कोई सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, है ना। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल। वैलेंसी का मतलब होता है कि आप कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या फिर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, है ना। तो ये शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने आपको अभी तक ये बताया कि ये लूज और गेन का क्या मतलब है या स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। तो अपन यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे और फिर अपन धीरे धीरे कार्बन की बात भी करेंगे। तो आप लोगों को ये पता है जैसे कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 1। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। और उसने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी थी बेटा, 1 थी, ठीक। अपन देखते हैं इसको। ये तो आप समझ गए होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं बात करूं बेटा, अभी मैं कार्बन की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं। जैसे कि सपोज करो कि सोडियम है बेटा, सोडियम के बारे में आपने पढ़ा था कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 281 होता है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, ठीक। अब आपको मैंने बताया कि कोई भी जो एटम होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आखिरी शेल में, आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पसंद करता है। अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पसंद करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पसंद करता है, याद रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम के अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 1। सोडियम के अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अगर ये सोडियम स्टेबल होना चाहता है तो ये क्या चाहेगा कि इसके अंतिम शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहे। तो जब इसके अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से मैं अगर बेटा क्लोरीन की बात करूं तो आप सबको पता है कि क्लोरीन का सिंबल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका सिंबल होता है Cl और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 287। अच्छा एक बात और, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखें। अब जो अपनी क्लास स्टार्ट हुई आज से, तो मैं बहुत ही डिटेल में हर कुछ को अपन ओलंपियाड लेवल तक पढ़ेंगे। मतलब अगर अपन कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर जिस दिन खत्म कर लेंगे तो इससे रिलेटेड 10th लेवल तक कोई सा भी क्वेश्चन, ओलंपियाड लेवल तक कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक। तो आप लोग बस ध्यान, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, पिछले चैप्टर से ले रहा हूँ जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 287 होता है ना। ये जो लिखते हैं ना अपन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, आप देख सकते हैं कि अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7 हो गया। और मैंने आपको क्या बताया कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या जितना इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर ले, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। तो मैंने आपको क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको, और वैलेंसी बोलते हैं कि वह स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी वैलेंसी प्लस में लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा है ना उसकी वैलेंसी अपन -1 भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि इसकी वैलेंसी हम 1 भी लिख सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं। इसका -1 कभी नहीं लिखेंगे, इसका हमेशा +1 ही लिखेंगे, इसका हम -1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होती है। जब अपन ने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं, लेकिन वैलेंसी पहले बढ़ता है 1 2 3 4 और फिर घटता है 3 2 1। ये आपने पढ़ा था। हम उसी की बात करते हैं बेटा। आप सबने मेरे से पूछा था जब अपन वो चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आप सबने मेरे से पूछा था कि सर ये कार्बन का क्या होगा। ये जो कार्बन है, कार्बन की बात हम करते हैं बेटा। ये जो कार्बन है इसकी पूरी जन्म कुंडली आज निकाल लेंगे। कार्बन की पूरी जन्म कुंडली के बारे में आज पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का सिंबल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सारी चीजें अपन देखेंगे। तो देखिए कार्बन को अपन सी से, है ना, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, सी होता है। इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए, आप सबको पता है, अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 6। अगर मैं इसके मास नंबर की बात करूं बेटा, इसके मैं मास नंबर की बात करूं तो इसका मास नंबर कितना होता है बेटा 12। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है ना, वैलेंसी से पहले अपन बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6। तो आप देखिए कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा 6। अगर आप लोग पूछेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बता दो सर, तो आप 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। लेकिन हमें पता सिर्फ ये करना था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 2,4। अब आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेटा कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा ये कितना है 4। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 4। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 4। इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी बेटा 4, है ना। अब आपको मैंने बताया था कि अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, मतलब अगर किसी एटम के अंतिम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। लेकिन अगर किसी एटम के अंतिम शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे से पूछा था पहले भी ये कि सर इसके अंतिम शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 4 है। अगर वैलेंसी 4 है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। तो याद रखेंगे कि यह ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, लिखेंगे कि यह ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। याद रखेंगे कि यह ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही बेटा गेन करता है।
इनमें इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। याद रखेंगे कि यह ना तो लूज करता है बेटा, ना ही गेन करता है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक, तो अभी जो मैंने बोर्ड पे बातें लिखी बेटा, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे नहीं, आप लोग कमेंट करके अभी बता दीजिए, और ये पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ तक की बात तो बेटा कर लिया अपन ने। अब एक चीज अपन समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा बॉन्डिंग की बात करते हैं। यहाँ पर आप बॉन्डिंग की थोड़ी बात करते हैं, याद रखेंगे आप कि कार्बन जो है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ना। या फिर ऐसे समझे कि कार्बन जो है, आपने अभी देखा कि कार्बन नाइदर लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड नॉर गेन इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है बेटा, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण अपन समझते हैं। तो अपन ये समझते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, कारण समझिए, है ना, इसका कारण समझते हैं। इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता है वो समझिए। इलेक्ट्रॉन लूज कार्बन क्यों नहीं करता है, तो वो ऐसा समझेंगे आप कि आप सब जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,4। मतलब इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप सभी को पता है बेटा कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, है ना। जैसे देखिए सोडियम है, मान लीजिए सोडियम है, तो आप सब जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 281। मतलब इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इसके अंतिम सेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो अब आप देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। याद रखेंगे कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, तो वो कौन सा चार्ज उसके ऊपर आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना। ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, है ना। कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता, इसकी बात अपन करते हैं, पहले अपन ये टॉपिक समझ लेते हैं। ठीक है, हम वापस इस टॉपिक पे आ जाएंगे, पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 को मैंने लिख दिया 281। तो इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा 1, इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1। तो आपने देखा कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो आप लोगों को ये पता है क्या कि जब कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा क्यों आता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप सभी को पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इसके पास एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और
11 प्रोटॉन होंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए कि इसके अंतिम सेल में मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था कितना था बेटा? 281 था। आप सबको पता है कि स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? लूज करेगा। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? लूज कर देगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ करता था? 281 हुआ करता था। और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो देखो अब ये 28 हो गया। तो आप देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो लूज होने से पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे एंड 11 प्रोटॉन थे। लेकिन अगर मैं बात करूं Na+ की तो इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। लूज होने के बाद है ना, इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और कितने प्रोटॉन बचे बेटा? प्रोटॉन भी निकला है क्या? नहीं, प्रोटॉन नहीं निकला है बेटा। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी? 11 ही रहेगी। अब आप देखिए कि 281 था पहले कॉन्फ़िगरेशन, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8। अब ये स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था, कर दिया लूज। अब देखिए पहले सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन हुआ करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बच गए भाई? 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने बचे बेटा? 11। प्रोटॉन तो नहीं निकला था ना। तो जब प्रोटॉन नहीं निकला बेटा, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन कितना ज्यादा है? एक प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इसीलिए सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो याद रखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये आप लोगों ने अगर नोट कर लिया बेटा, मैंने आपको ये समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये भी मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो इनडायरेक्टली प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण से पॉजिटिव चार्ज बेटा आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा बेटा, याद रखेंगे जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 17। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 7 है ना। मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 7 है। आप सभी को पता है कि स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? गेन करता है। ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो क्या होगा? देखो पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा बेटा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन जुड़ा क्या? प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी? 17 ही रहेगी। प्रोटॉन की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। तो ज्यादा क्या है इन दोनों में से? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है बेटा, मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं।
अभी तक मैंने आपको ये बताया बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है बेटा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, चलिए अब ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया, देखो अब कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि सोडियम, सोडियम का आप लोगों ने देख लिया एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था, 281 था। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएगा बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, तो 282 होता है बेटा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, +2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, तो ये हो जाएगा 283, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, इसके ऊपर आ जाएगा +3 चार्ज। आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप देखो क्लोरीन है, क्लोरीन है 17, तो ये क्या है 287, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, गेन करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरीके से देखिए ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इसको लिखते हैं 2,6, अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके अंतिम सेल में थे 7, तो जब 7 थे तो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा, जब 6 है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, 2, इसीलिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7, ये होता है 2,5, इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, -3 चार्ज आ जाएगा, है ना। तो आपने क्या देखा कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आने का क्या कारण है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना पॉजिटिव, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, और यही कारण है बेटा। अब आप देखो एक चीज यहाँ पर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, अगर आपसे पूछे कि बताओ सोडियम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो आप मुझे बताओ कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है। तो याद रखेंगे कि वे सारे एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आप सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखना पसंद करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं, और इसीलिए इन सारे एटम को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि वे सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, और आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसीलिए हम इन सारे एटम को क्या बोलते हैं, इन सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं। तो ये सारे एटम क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रो। एक बात और ध्यान दें, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे कि इसको बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, है ना, ये है एलिमेंट, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, एक सेकेंड और, एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, है ना। ये पॉइंट तो आप समझ गए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है बेटा जिसके अंतिम सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ इन्हीं तीनों में ऐसा होगा, ऐसे और भी बहुत सारे एटम होंगे जिनके अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या जिनके अंतिम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और याद रखेंगे कि ऐसा जितने भी एटम में होंगे कि उनके अंतिम सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह 100% इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एटम ऐसे होंगे जिनके अंतिम सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव आएगा। ठीक, तो ये एटम क्या कहलाएंगे, ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, चलिए ये तो बातें हो गई। अब एक चीज याद रखेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको बोलेंगे, ये क्या कहलाते हैं। तो याद रखिए कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है,
तो वो आयन बना लेता है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? आयन। क्या बोलते हैं? आयन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो क्या बनते हैं बेटा? आयंस बनते हैं। आयंस दो वैरायटी के होते हैं, एक कहलाता है केटायन, एक कहलाता है एनायन। याद रखेंगे, एक कहलाता है बेटा केटायन, एक कहलाता है एनायन। केटायन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो केटायन फॉर्म होगा और इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो एनायन फॉर्म होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लेंगे बेटा। जो लोग हमारा एपिकल क्लासेस 10th ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज्वाइन कीजिए। जो भी उसका प्रोसीजर है आप सत्यम सर से बात कीजिए फ़ोन करके, क्या रजिस्ट्रेशन है, कैसे रजिस्ट्रेशन है, ये सब बात करें। जिन लोगों का हो चुका है वो लोग जो एडमिन है उनसे बात करिए और ज्वाइन करिए। और जो आपके दोस्त जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, तो उनको भी बताइए, है ना। चूँकि देखो बहुत छोटा सिलेबस है, आप लोगों को पता है कि मैंने अभी तक आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए, कैसी बेस चल रहा है अपना यूट्यूब पर। तो बहुत ही छोटा सिलेबस है ये 10th का। अगर सही से पढ़ेंगे तो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इतने दिन क्या आप करेंगे? अपन इतने दिन कैसे पढ़ेंगे साल भर? तो भाई इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है अभी कि सर अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? बेटा उसी चैप्टर पे तो पढ़ रहे हैं, मैं उसी पर तो आऊँगा। अभी अजय जी पूछ रहे हैं कि सर अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो मैं उन्हीं को पढ़ने के लिए तो इसको पढ़ा रहा हूँ। उस पर तो डिटेल में अपन चर्चा करेंगे अभी, है ना। कार्बन जो है उसके अंतिम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो कार्बन की बारी तो अपन बात करेंगे, वो सारी बाद में बात करेंगे, है ना। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग है। वही आपको मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। लेकिन और एक बात और, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, लगता है आपने ये लाइव क्लास लेट ज्वाइन किया, इसलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि शेयरिंग करेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था शेयरिंग करेगा। बाकी लोग कमेंट करके आपको बताएंगे कि एक तो लेट आते हो, बाकी लोग आपको डांटेंगे अभी कमेंट करके। रुक जा, चलिए आगे बढ़ते बेटा। आपने देखा कि ये केटायन और एनायन क्या होते हैं, ठीक। चलिए अब मैं थोड़ी सी आपको बॉन्डिंग के बारे में बताता हूं बेटा। मैं थोड़ी सी बात आपको बॉन्डिंग के बारे में बताता हूं। आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा कि ये बॉन्डिंग क्या होती है। जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो आप सबने पढ़ा होगा कि सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं बेटा? NaCl को बोलते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं बेटा? NaCl को बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिए, ये NaCl कैसे बना होगा इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से आप लोग, है ना। सर जो लोग लेट ज्वाइन किए तो उन लोगों को ये दिक्कत आ रही थी, सर आपने 1 2 3 5 6 7 का तो बता दिया, 4 का नहीं बताया। तो बताऊंगा, अभी उस पर जाएंगे कार्बन पे, पहले भी बता चुका हूँ क्लास के स्टार्टिंग में। आप लोग वीडियो देखेंगे, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है इस वीडियो का, तो आप लोग को मिल जाएगा ये। तो चलिए ये NaCl कैसे बना होगा? ये सोडियम क्लोराइड, आपसे कोई पूछे कि बताओ कि NaCl में कौन सी बॉन्डिंग है, आपसे कोई पूछे कि बताओ कि NaCl में कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, है ना। अगर ये आपसे पूछे कि NaCl में कौन सी बॉन्डिंग है तो ये बॉन्डिंग क्या होती है, ये बॉन्डिंग क्या होती है, तो वो समझिए, है ना। बॉन्डिंग का मतलब है एक फोर्स, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं किसी 2 व्यक्ति के बीच की बॉन्डिंग की। जैसे अपन क्लास में अपनी, मान लो कि अपन क्लास में बैठे हैं तो अपने अपने दोस्तों के साथ ही बैठते हैं ना। अपन जैसे अपनी बेंच पे आपके जो दोस्त बैठते होंगे, आपके साथ जो दोस्त बैठते हैं आपकी क्लास में, तो आप क्या बोलते हो? आपकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है इसलिए आप उसके साथ बैठते हो। तो ये बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका उसके साथ कैसा लगाव है ना, या आपकी उससे कितनी पटती है ना। मतलब आप उसके साथ बैठ पाओ, ऐसा तो नहीं कि लड़ाई कर लोगे उससे, समझ लो। तो बॉन्डिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, याद रखिए कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में
मतलब सोडियम और क्लोरीन जो पास पास आए हुए हैं ये किसी न किसी फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड हैं, कोई ना कोई फोर्स इनको खींच के रखा हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्डिंग बोलते हैं। बॉन्डिंग के वैसे तो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं 3 प्रकार होते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर अपन 2 बॉन्डिंग पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर हम 2 बॉन्डिंग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड, है ना, पहला पढ़ेंगे अपन आयोनिक बॉन्ड, है ना, या बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग। और दूसरा पढ़ेंगे बेटा कोवैलेंट बॉन्डिंग। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, कोवैलेंट बॉन्डिंग, है ना। मैं आपको बॉन्डिंग के बारे में बता रहा हूँ बेटा, 2 प्रकार की बॉन्डिंग होती है, एक होता है आयोनिक बॉन्डिंग और एक होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आयोनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो याद रखना, कोई भी जो कंपाउंड बनता है ना, आप सब जानते हो ना, एटम और कंपाउंड में क्या, एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, या एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है। जैसे कि मैंने लिखा सिर्फ सोडियम लिखा, तो सोडियम क्या है, एलिमेंट है, लेकिन मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा तो ये क्या है, कंपाउंड है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है ना। जहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट रहे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, कंपाउंड कहलाएगा, ठीक। तो जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो वो जो कंपाउंड है जिन जिन एटम से मिलकर बना हुआ है उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसको अपन केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, है ना। और ये बॉन्डिंग क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स है ना, जिन फोर्स के द्वारा ये एक दूसरे को खींच के बांध के रखते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्डिंग होती है या कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ना, तो इसको अपन कैसे जज करेंगे। इसको जज करने के लिए चलिए आइए अपन बात करते हैं, है ना, आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग को बाद में देखेंगे, अभी अपना टॉपिक क्या है बेटा, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अभी अपना टॉपिक क्या है, आयोनिक बॉन्ड, है ना। बॉन्डिंग लिखो या बॉन्ड लिखो, बात वही है। आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि सोडियम क्लोराइड में जो है बेटा, ये कौन सा बॉन्ड है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है बेटा, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक। कैसे है आयोनिक बॉन्ड, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मान के चलिए कि ये सोडियम क्लोराइड जो है किससे किससे बना है, सबको क्लियर है, एक सोडियम और एक क्लोरीन, ठीक। तो मैंने पीरियोडिक टेबल से उठा के लाए कि भाई सोडियम को बुलाया जाए, तो ये रहा आपका सोडियम, ठीक है बेटा, ये रहा आपका सोडियम। क्लोरीन को बुलाया जाए, ये रहा आपका क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 17। हर कोई क्या चाहता है, आप भी क्या चाहते हैं, स्टेबल होना, हम भी क्या चाहते हैं, स्टेबल होना। संसार में हर प्राणी क्या चाहता है, स्टेबल होना। उसी प्रकार यह एटम भी क्या चाहता है, स्टेबल होना। यह क्लोरीन भी क्या चाहता है, स्टेबल होना। हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल होना। तो हम आप तो पैसों से स्टेबल होते हैं, है ना, फैमिली से स्टेबल होते हैं, लेकिन जो एटम होते हैं बेटा, ये अपने अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देख के स्टेबल हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल हो जाते हैं, ठीक। तो मतलब ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, और ये भी क्या चाहता है, इसके भी अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। इन दोनों की ख्वाहिश क्या है बेटा, कि इन दोनों के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन रहे। आप सबको पता है कि यह स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन दे करके इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप मुझे बताओ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जेब में 2000 रुपए हैं, ठीक। 2000 रुपए के 100 के नोट हैं, 2000 रुपए, ठीक। और साथ में 1-2 रुपए हैं मेरे पास एक्स्ट्रा छुट्टे हैं, ठीक। मैं चाहता हूं कि वो मुझे अजीब लग रहा है, मैं चाहता हूँ नहीं यार मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, 2000 रुपए हैं, तो मैं उसको स्टेबल करने के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, ये सिक्के को हटाओ, मैं हटाना चाह रहा हूँ, ठीक। 1-2 रुपए का जो सिक्का उसको मैं हटाना चाह रहा हूँ। तो हटाना चाह रहा हूँ क्यों, जिससे कि मुझे स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करने, आपको ये तो समझ में आ गया कि मैं स्टेबल बनने के लिए अपने उन सिक्कों को हटाना चाहता हूँ। तो हटाना चाहता हूँ इसका ये मतलब तो है नहीं कि वो 1 रुपए के सिक्कों को मैं फेंक दूंगा, जाके फेंकोगे नहीं ना, या तो आप किसी को दे दोगे, आप समझ रहे हो कि नहीं, हवा में तो नहीं फेंक दोगे या बाहर तो नहीं फेंक दोगे, फेंक नहीं सकते, समझ रहे हो कि नहीं। भले वो आपको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपको 1 रुपए हटाने हैं वहां से, लेकिन आप उसको फेंक नहीं सकते। तो फिर क्या करोगे, आप किसी जिसको जरूरत है उसको आप दे दोगे, या किसी दोस्त को दे दोगे, या किसी भिखारी को दे दोगे। आप समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को। तो किसी न किसी को आप वो 1 रुपए क्या कर दोगे बेटा, दे दोगे। मतलब वह 1 रुपए तब तक आप अपनी जेब से नहीं निकालोगे जब तक कि कोई लेने वाला नहीं आएगा। उसी प्रकार यह जो सोडियम है बेटा, हमें पता है कि ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन
एक इलेक्ट्रॉन तब तक लूज नहीं करेगा जब तक कि कोई लेने वाला नहीं आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज तब कर रहा है जब इसके पास क्लोरीन आया लेने के लिए। क्यों आया क्लोरीन लेने के लिए? क्योंकि आप सबको पता है कि क्लोरीन के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसको भी जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, इसको एक इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत थी और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत थी। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यही एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया बेटा? यही एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया बेटा? क्लोरीन को मिल गया। आप सभी को पता है कि क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दुनिया जानती है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, और वही जो फोर्स होता है वही क्या कहलाएगा? यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। तो आप बोलोगे सर आयोनिक बॉन्ड क्यों बोला, कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये आयन बना ना, आयन के बीच में फोर्स लग रहा है ना बेटा। आयन किसको बोलते हैं आप समझ गए? जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे तब आयन बनते हैं। तो आपने देखा कि जब आयन बन गए तो आयन के बीच में जो फोर्स लगता है बेटा उसी को अपन क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो याद रखिए कि ये Na+ और Cl- के बीच में है ना फोर्स लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ जो बॉन्ड बनता है, यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है बेटा? यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो आज के बाद आप लोग याद रखेंगे, आपसे कोई पूछे कि आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन होने से, इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन होने से आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा तभी तो आयन्स बनेंगे, और आयन के कारण जो बॉन्डिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा? आयोनिक बॉन्ड बताया। मैंने आपको अभी क्या बताया है? आयोनिक बॉन्ड बता के बताया है। ये वीडियो है ना, बहुत सारे लोग जो है अभी जुड़ नहीं पाए। ये वीडियो शाम में आपको अपने ऐप पर भी मिल जाएगा, ये रिपीट आप देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड का ही एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना आप लोग। आयोनिक बॉन्ड का ही एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि बताइए कि MgCl2 है ना बेटा, MgCl2 में कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयोनिक या कोवलेंट? तो हमने क्या देखा भाई, ये कैसे बना होगा? तो सबसे पहले मैंने Mg को बुलाया, तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, आप सभी को पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा? 282। आप सब जानते हैं कि इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा? लूज कर देगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा? +2 चार्ज हो जाएगा। आप सबने देख लिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? +2 चार्ज हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि ये हवा में तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर देगा। जब तक 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करने नहीं आएगा तब तक ये लूज ही नहीं करेगा। अब आप देखिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यह क्लोरीन लेने के लिए आएगा। तो भाई क्लोरीन लेने के लिए आ गया 17, क्लोरीन लेने के लिए 17 आ गया, तो 287। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो एक दूसरा क्लोरीन भी आया, इसके भी अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। तो आप देखिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, इन दोनों ने एक एक करके बांट लिया, तो ये भी बन जाएगा Cl-, ये भी बन जाएगा Cl-। तो इस तरीके से क्या बन जाता है बेटा? Mg+2 और 2 Cl- है ना, ये एक Cl-, ये एक Cl-,
इनके बीच में भी कौन सा बॉन्डिंग होता है बेटा, आयोनिक बॉन्डिंग होता है, आयोनिक बॉन्डिंग होता है। अब एक चीज आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि MgCl क्यों नहीं बनता है। आप सब जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl होता है, आप सब जानते हैं बेटा कि सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl होता है, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब MgCl नहीं होता है ना। ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, सबसे पहले डाउट बच्चों को यहीं से शुरू होता है कि भाई जब सोडियम क्लोराइड NaCl को बोलते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl को क्यों नहीं बोलते हैं। देखो ये सोडियम, ये क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, उसी प्रकार से ये मैग्नीशियम, ये क्लोराइड, तो इसको मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फिर मैडम सिखाती हैं 9th क्लास में कि बेटा ऐसा होता है कि Mg के ऊपर होता है +2 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर होता है -1, इसका इसके पास, इसका इसके पास, तो ये हो जाता है MgCl2। तो आप लोग याद कर लेते हैं कि भाई ये बन गया MgCl2। लेकिन इसी पॉइंट को अपन ऐसे समझते हैं कि देखिए मैग्नीशियम के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। तो सपोज करो कि MgCl एक ही Cl आया, तो एक Cl आएगा तो इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने बोला मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये स्टेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंतिम सेल में फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो Mg अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसका काम नहीं बनेगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिर ये क्या करता है कि एक खुद ले लेता है और एक अपने दोस्त को दे देता है, तो दोनों क्लोरीन मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, समझ रहे हैं आप। और एक ही Mg आता है, तो एक ही Mg ने इन दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इस तरीके से क्या बनता है बेटा, MgCl2। तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी तो आयन बन रहे हैं, और आयन से जो बॉन्ड बनेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट भी। आप सबने देखा कि ये आयोनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है बेटा। आप सभी ने देखा कि आयोनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है, ठीक। अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की, है ना। जब भी हमसे कोई पूछे कि आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट के बारे में बताओ, तो आप बोलेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होगा, तो वहां से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड बनता है। एक लाइन अगर लिखो बेटा आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में, एक लाइन लिखूं तो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आयोनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन के कारण होता है। ये पॉइंट्स आप लिखते हुए चलेंगे बेटा, ये सारे पॉइंट आप लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर, अब मैं आपसे ये बात करूंगा यहाँ पर कि बेटा कि अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं, कोवलेंट बॉन्ड की बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। आप सभी को पता है कि क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। आप सबको पता है क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। आप सब जानते हैं क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर Cl2 जो है यह एक से ज़्यादा एलिमेंट का है ना, ये कंपाउंड है। तो आप देखिए यहाँ पर कि Cl2 कैसे बना होगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ Cl2 में कोवलेंट बॉन्ड है या आयोनिक बॉन्ड है, अगर ये आपसे कोई पूछ ले कि ये आयोनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप सभी देखेंगे यहाँ पर कि भाई 2 क्लोरीन है, तो मैं दोनों क्लोरीन को बुला के ला रहा हूँ
तो क्लोरीन नंबर 1 जिसका नाम है, जिसका एटॉमिक नंबर 17, इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7। ये दूसरा क्लोरीन, इसके पास भी 17 और ये भी कितना, इसके अंतिम सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7। ठीक, अभी तक आप लूज और गेन की बात कर रहे थे। आप सभी को पता है कि हर एटम चाहता है कि उसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, अगर ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके अंतिम सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन इसके पास तो 6 ही बचेगा। तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? क्योंकि देखो, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा। और अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एटम होते हैं सबके सब स्टेबल होने चाहिए। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ बेटा, क्लोरीन की बात करूँ तो दोनों को स्टेबल करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होता है ना, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर से देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और क्रॉस स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये डॉट स्ट्रक्चर और क्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लोरीन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। और ये क्या चाहता है कि इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8। इसी तरीके से ये दूसरा क्लोरीन है, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाऊंगा, है ना। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से दिखाते हैं या क्रॉस से, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि इसको क्रॉस से, इसको हम क्रॉस से दिखा सकते थे, इसको डॉट से दिखा सकते थे, है ना। तो उससे हम चाहें तो दोनों को डॉट से दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा वेराइटी रखने के लिए मैंने इसको डॉट से डिनोट किया और इसको क्रॉस से डिनोट किया। तो देखिए, इसके अंतिम सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आपने ये भी देखा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर होगी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यहाँ पर क्या होगी बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। देखो बेटा, शेयरिंग का क्या मतलब होता है? शेयरिंग का मतलब होता है कि अगर सपोज करिए कि 2 व्यक्ति हैं, 2 लोग हैं, अगर इसने 10 रुपये दिए और इसने भी 10 रुपये दिए, तो अगर 10 रुपये की शेयरिंग दोनों ने किया, तो वो जो 20 रुपया बना है ना, उस 20 रुपये पर अब दोनों का हक है। इसका भी उतना ही हक है जितना हक इसका है। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों ने शेयरिंग कर ली, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर अब इसका भी हक है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर अब इसका भी हक है। ठीक है, तो अगर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप इसमें गिन सकते हैं। तो आप गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। इसी प्रकार से आप इसका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बना है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, ये तो आपने देखा कि Cl2 में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं O2, आप सभी ने सुना होगा ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो ये रहा आपका ऑक्सीजन गैस। ठीक, मैं O2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर O2 जो है 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा सभी आप ध्यान से देखेंगे। ये रहा आपका पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8।
इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। ये रहा आपका दूसरा ऑक्सीजन, इसका भी एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको भी लिखेंगे 2,6। इसके भी अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंतिम सेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी जानते हैं कि इसको स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आयन फॉर्म होने की तो कोई बात ही नहीं होती है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने की तो कोई बात ही नहीं। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर? कोवलेंट बॉन्ड। कैसे? तो आप सब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये रहा आपका ऑक्सीजन, इसके अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शो करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अभी मैं सिंपल तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको लोन पेयर क्या होता है ये भी बताऊंगा और सिंगल पेयर क्या होता है ये भी बताऊंगा। अभी अपने को ये सब नहीं पढ़ना, डिटेल में पढ़ेंगे और तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इसके भी अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। इसने 2-2 की शेयरिंग कर ली। कितने की बेटा? 2 की शेयरिंग कर ली। आप सब जानते हैं कि शेयरिंग का मतलब होता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिने जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें भी गिने जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। इसी तरीके से इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों के पास अब 8-8 इलेक्ट्रॉन दिखने लगे। तो यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको अपन डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। सर ये डेमो क्लास कितने दिन की है? डेमो क्लास आज भर की है, आज की क्लास डेमो क्लास है बेटा। ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, ये यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हैं और ये फेसबुक पे भी अवेलेबल रहेगा, यह अपने ऐप पे भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है बेटा। तो जितने भी बच्चे हैं आपके दोस्त 10th क्लास में, आप सभी को बताएं, उनको दिखाएं वीडियो, ठीक। पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा। और सिलेबस की जहाँ तक बात है तो बहुत छोटा सिलेबस है 10th क्लास का, है ना, जिसमें से मैंने जो चैप्टर पढ़ा दिए वो वापस पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ाऊँगा। जो चैप्टर हो गए हैं वो वापस पढ़ेंगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, सबके नोट्स भी आपको मिलेंगे, है ना। कुल मिला के बात यह है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, इतने अच्छे से आ जाएगा कि कोई सा भी बुक, चाहे वो RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक हो या RD शर्मा की मैथ्स की बुक हो, NCERT हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक हो 10th क्लास की, ओलंपियाड, है ना, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आप अपने सारे दोस्तों को बताएं। ये आपने देखा कोवलेंट बॉन्ड, ये बेसिक केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं। वैसे कार्बन एंड इस कंपाउंड में मैंने स्टार्ट किया है, ये किसी दूसरे चैप्टर में भी पढ़ने को अपने को मिल सकता है केमिस्ट्री के। चलिए बेटा, ये आपने देखा कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं एक लाइन लिखूं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है, अगर मैं एक लाइन लिखूं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है बेटा, यह, जैसे आपने एक लाइन आयोनिक बॉन्ड के बारे में लिखा, तो एक लाइन अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में लिखूं बेटा तो क्या लिखूंगा? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। याद रखेंगे इस पॉइंट को कि जब भी शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन की, साझेदारी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और आज की जो क्लास है यहीं पर अपन ब्रेक करेंगे, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और बाकी की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। यहाँ तक आज अपन ने पढ़ा, है ना। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, कार्बन जो है बेटा, कार्बन आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करता है ना ही गेन करता है, तो कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इसका यह मतलब हुआ, आप लोग समझ गए होंगे,
कि कार्बन हमेशा कौन सा कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, याद रखेंगे, है ना। यही पॉइंट समझाने के लिए मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डिंग बोलते किसको है ना, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन का क्या मतलब, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या होता है, ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक। जो लोग अपने प्राइवेट ग्रुप जो एपिकल का बना है 10th क्लास का, उस पर ऐड नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करिए, एडमिन है वहाँ पर साक्षी से बात करें, साक्षी आपको वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा, या फिर सत्यम सर से आप बात करिए, है ना। और जो लोग अभी तक ऐड नहीं हुए, जिनको भी पता नहीं है क्या प्रोसीजर है, तो वो जल्दी कांटेक्ट करिए सत्यम सर से, तो वो बाकी बातें आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।